Yes, we already seen last time that the torque is the ability of the force to produce rotational motion. क्योंकि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो फोर्स जो है वो एक तो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस कर सकता है, नो डाउट. अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर अगर हम सपोज फोर्स अप्लाई करते हैं तो दैट ऑब्जेक्ट विल जस्ट स्टार्ट मूविंग. That means the force can produce a translational motion in the object. But on the other hand, if suppose the object is extended and one of the points is fixed, then the same force applied on that object can also produce the rotational motion in that object, right? So the ability of the force to produce rotational motion is actually called as the torque. Okay, और उसका ऐसा यूनिट, डायमेंशंस, डायरेक्शन कैसे निकालना है वो सब हमने ऑलरेडी देखा था लास्ट लेक्चर में. सो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा टॉर्क का जो एप्लीकेशंस है तो वो थोड़ा सा हम देखेंगे. यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट द टॉर्क इन एनी वन ऑफ द सिचुएशंस. तो कोई भी सिचुएशन तुम्हारे सामने अगर दिया जाए तो तुमको टॉर्क उस केस में निकालने आना चाहिए, ठीक है, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द टॉर्क. और उसके लिए भी हमने कल दो डेफिनेशंस देखे थे, दो तरीके देखे थे. एक तो ये कि टॉर्क निकालने के लिए या तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स कैन बी रिजॉल्व, कैन बी फाउंड आउट and can be multiplied with the force itself so as to get the torque, no doubt. But on the other hand, the second method is to find out the resolved component or resolved part of the force. The force को हम resolve करते हैं दो components में, जिसमें से एक component पैरेलल होता है और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है, जिसमें से हमको परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो है वो कंसीडर करना होता है. इफ यू जस्ट कंसीडर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड देन वी कैन जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द टॉर्क, then that is also another method in which we can just find out the torque. Okay, so let us do some MCQs or some numerical questions based on finding the torque. Write on the heading to find the torque. Okay, just wait, we'll just start it. Yes, so let us see the questions based on the torque today. Okay, so yes, let us consider a box. ओके, इस बॉक्स के ऊपर मान लो कि कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं. ओके, सपोज वन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक्स इज, और सबसे पहले हमको ये देखना है कि व्हाट इज द, वेयर इज द फिक्स्ड पॉइंट. सपोज दैट द फिक्स्ड पॉइंट इज लाइक दिस वन इज गोइंग टू बी द फिक्स्ड पॉइंट लाइक दिस. ओके, एंड सपोज दैट देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉक्स. ये जो रॉड है, इस रॉड के ऊपर सपोज कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं. मान लो कि सबसे पहला जो फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है तो वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सपोज या इस डायरेक्शन में वो फोर्स काम कर रहा है. यस, and suppose that the force magnitude of this force is suppose 20 Newton. Okay, but it is acting at a distance. Suppose अभी इसमें हम ऐसा करेंगे कि ये जो रॉड है, इस रॉड के ऊपर ही एक स्केल मार्क करके रखेंगे. so that he, this is the one, this is 10 सेंटीमीटर. ये सपोज 10 सेंटीमीटर है. ये जो डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये फोर्स काम कर रहा है, वो सपोज 20 सेंटीमीटर है. ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो कि 30 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस है सेंटर से. ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस सपोज 40 सेंटीमीटर है. सपोज दिस इज एट 50 सेंटीमीटर एंड सो ऑन लाइक दिस. तो ये पूरा स्केल जो है
ये इस पूरे रॉड के ऊपर ही मार्क किया हुआ है। ये 70 सेंटीमीटर सपोज है, दिस इज द लास्ट, दैट इज 80 सेंटीमीटर सपोज। ओके, ये पूरा रॉड जो है वो 80 सेंटीमीटर लंबा है। यस, suppose that this another force acting on this rod is just at this point at 40 centimeter, and it is acting in this direction here. Okay, इस डायरेक्शन में ये फोर्स काम कर रहा है। ओके, तीसरा फोर्स और एक हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो कि इस पॉइंट पे यहाँ पे काम कर रहा होगा 60 सेंटीमीटर पे, इस पॉइंट पे। और चौथा फोर्स काम करेगा यहाँ पे 80 सेंटीमीटर पे, और वो भी इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो सभी जो फोर्सेस है इनके मैग्नीट्यूड्स भी हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। सपोज दिस फोर्स F2 we can say, this is obviously F1, this is F2, which is of magnitude suppose 25 Newton. Okay, 25 Newton. And suppose this is F3 here, ये तीसरा फोर्स हमारे पास है F3, जिसका मैग्नीट्यूड ओनली 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन। and this one is F4 we can say, which is of magnitude yes, okay, 5 Newton. Okay, now the question here is that what is the net torque acting on this whole rod? Okay, we want to find out the net torque acting on this rod. ये तो हमको नेट टॉर्क भी निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, और उसका डायरेक्शन भी निकालना है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हमको चाहिए। कौन से डायरेक्शन में ये नेट टॉर्क काम करेगा ये हमको ढूंढ के निकालना है। ओके, और दूसरा हमको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि विल दिस रॉड रोटेट, ये रॉड रोटेट होगा या नहीं होगा, और अगर होगा भी तो कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रॉड रोटेट होगा। कौन से डायरेक्शन में रोटेट होगा तो ये हमको ढूंढ के निकालना है। तो दैट इज द क्वेश्चन। See here, if you just consider here that this F1 is the 20 Newton force which is acting at a 20 centimeter distance from the origin or fixed point here. All the distances are to be measured from this point only. So this distance actually becomes R1, that will act as a moment arm for this first force here, that is F1 here. So we can just get that the torque acting due to this first force F1 can be denoted by tau1 we can say, and this tau1 can be obtained to be simply equal to R1 into F1, no doubt. So R1 into F1 कर दो फटाफट यहाँ पे। So R1 into F1, how much it is? It becomes equal to, here R1 is going to be 20 centimeter. Just convert it into meter. Okay, so 20 centimeter मतलब 0.2 meter हो गया, तो इसलिए ये 0.2 meter multiplied by 20 centimeter, which comes out to be actually equal to, so 2 to the 4 Newton meter. This much torque is acting on this rod due to this force F1 only, and this torque will just be whether it is clockwise or anti-clockwise. कौन बताएगा? Just put it in the chat box first. F1 की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो टॉर्क है, जो जिसको हम tau1 बोल रहे हैं, whether it is clockwise or anti-clockwise. Put it in the chat box first. See here, if you just carefully see, sorry, yes, if you just carefully see, if we just have this protractor kept at this point here, which is the fixed point here, and if we just reduce the size of this protractor, then we can just get that
Yes. So if you just see carefully, yes, this protractor is kept horizontal initially. ओके, अब यहाँ पे मैं इस प्रोट्रैक्टर को यूज करके क्या बताना चाहता हूँ ये समझो ठीक से। सपोज ये फिक्स पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया, और अभी ये जो फोर्स है F1, ये फोर्स इस पूरे रॉड को कौन सी डायरेक्शन में टर्न करेगा, तो वो अगर देखते हो ठीक से तो हम देख सकते हैं आराम से कि दिस प्रोट्रैक्टर विल जस्ट ट्राई टू टर्न दिस होल रॉड इन द डायरेक्शन विच इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, क्योंकि इसकी वजह से ये जो पूरा रॉड है वो घूमने वाला है, और कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमेगा। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि द फोर्स टॉर्क एक्सर्टेड बाय this F1 here on this rod will be clockwise in direction। तो clockwise डायरेक्शन को अगर हम रेफरेंस के लिए निगेटिव बोल देते हैं तो एक निगेटिव साइन हमको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। So that's why we can just see that this will be a -4 Newton here। So we can just say that the sorry yes, so basically yes, the total torque acting on this due to the F1 will actually be -4 Newton। समझा ये माइनस साइन क्या है, कहाँ से आया? Why this minus sign appears here is just because of the direction। डायरेक्शन ये बताने वाला माइनस साइन है कि the clockwise direction is to be taken as a negative direction। क्योंकि देखो एक ना एक डायरेक्शन हमको नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला जो टॉर्क होता है वो उसको अगर हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने वाला टॉर्क पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने वाला टॉर्क जरूर नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी अगर हम बात करते हैं सेकेंड फोर्स की, F2 की, तो उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे टॉर2, वी कैन सी टॉर2, एंड दिस टॉर2 कैन बी रिटन टू बी सिंपली इक्वल टू R2 into F2, करेक्ट है। बट R2 इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ F2 फ्रॉम द सेंटर। Here we can just show it in the diagram and get this in this way। So यहाँ से सेंटर से अगर ये डिस्टेंस हमें कंसिडर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमको एक्चुअली R2 बोलना होगा। ये समझ सकते हो ठीक से? This is actually going to be R2 here। Okay, and once we get R2 we can just multiply it by F2 so as to get the torque 2। Okay, so R2 is nothing but, अब देखो यहाँ पे ये 40 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। So that's why we can just call it as 0.4 here। तो 0.4 in meter, and that is to be multiplied with the force in Newton which is going to be 25 actually। तो ये 25 न्यूटन का फोर्स जो है तो वो यहाँ पे हमको मिल रहा है। yes yes yes, torque 2 is actually 10 centimeter 10 Newton meter। Atharva has already given the answer in chat box। Yes, very good। So we can just get that 10 Newton meter, but whether it is positive or negative, it should be positive, it should be considered as positive because it is going to rotate this rod in the anti-clockwise direction। Just see here once again, अगर इसको यहाँ पे हम फिर से लेके आते हैं और अगर इसको फिर से हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, ये देखो ठीक से, तो अब यहाँ पे ये जो फोर्स F2 काम करेगा वो फोर्स F2 इस रॉड को कैसे टर्न करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा जरूर, करेक्ट है। तो उसकी वजह से ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि द रॉड विल जस्ट गेट टर्न्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विल जस्ट शो इट्स टॉर्क बाय ब्लू कलर। ओके, तो ब्लू कलर से हम उसको दिखा देंगे। यस, सो नाउ इफ यू जस्ट ट्राई टू सी वेदर विच डायरेक्शन इट रोटेट्स दिस रॉड हियर, तो ये रॉड को वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में, मतलब इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करने के लिए ट्राई करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क 2 वी कैन से, which is going to be anti-clockwise actually, and hence we can just say that this torque will produce anti-clockwise rotation which will be considered as positive
and that's why this plus 10 is going to be positive here. Okay, now we can just talk about this F3 now. ये F3 के बारे में अगर बात करते हैं तो देखो ठीक से, F3 is again a force which is acting on the same rod but at different point, and it will just pushing the rod in the downward direction, which will just produce the rotation of the rod in this direction, in the downward direction, and hence its rotation due to this F3 force will actually be in the downward direction. That means we can just say that it will be like this. Okay, तो ये जो टॉर्क है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे काम करेगा, जिसको हम बोल सकते हैं it is going to be clockwise actually once again. And as we already see that, seen that this clockwise direction is always taken as negative direction, and that's why if we just try to find out the torque exerted by this F3 here, which we can call it as tau 3, तो इसको अगर हमने tau 3 बोल दिया तो ये tau 3 कितना मिलने वाला है हमको, it will be actually R3 into F3, and that is actually going to be R3, where R3 is the distance, perpendicular distance of that F3 from the fixed point. That is, this much distance will be actually called as R3, we can just say. So इसको हमको R3 बोलना होगा. Okay, ये R3 हो गया हमारा. And once we get R3, and if we just see on the scale, R3 is happens to be 60 centimeter actually, and 60 centimeter मतलब कितना हो गया, वो 0.6 हो गया. तो this 0.6 meter has to be put here in this case. तो ये 0.6 यहाँ पे R3 हो गया, और ये जो है फोर्स कितना है वहाँ पे 10 न्यूटन. सो ये 10 न्यूटन का फोर्स 0.6 डिस्टेंस पे जब काम करेगा तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, सो -6 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क वो प्रोड्यूस करेगा. बिल्कुल, वेरी गुड. वंस अगेन अथर्व. यस, नाउ वी कैन जस्ट टॉक अबाउट दिस टॉर्क 4. ओके, टॉर्क 4 मतलब फोर्थ वाला जो फोर्स है F4, उसकी वजह से कितना टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो अगर देखते हो ठीक से, सो वी कैन जस्ट शो इट बाय रेड कलर हियर. सो इसको थोड़ा हम और आगे एक्सटेंड करेंगे F4 तक, और ये F4 फोर्स जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में इस रॉड को पुश कर रहा है, जिसके कारण ये रॉड जो है वो एक्चुअली टर्न करेगा इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है. और इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करने वाला जो टॉर्क है वो हमेशा पॉजिटिव कहलाता है. इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टॉर्क 4 which is actually going to be R4 into F4 will actually be equal to, अभी यहाँ पे R4 कितना है तो हम देख सकते हैं आराम से, R4 is going to be the distance of this F4 from the fixed point, that is 0. So it will be actually this much is the R4, which is the full and final distance, which is going to be 80 centimeter, which can be converted into meter, and we can just get it as 0.8 meter, and hence we can just get this as 0.8, and that is to be multiplied by the force, which is of 5 Newton only, which will produce a torque of plus 4 Newton here. करेक्ट है, 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन का टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. बिल्कुल. अभी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज द नेट टॉर्क हियर. सो नेट टॉर्क जो है, यस, सो नेट टॉर्क निकालने के लिए वो क्या करना होगा, जो भी क्लॉकवाइज टॉर्क्स है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स है तो वो हमको एक्चुअली ऐड करने होंगे. Yes, so basically what we have to do is we have to consider the net torque. So we can call it as tau net. Net torque on the system will actually be tau 1 plus tau 2 plus tau 3 and tau 4. All these torques has to be add up together along with the signs. Algebraically add करना है हमको with their signs into consideration. तो इनके साइंस अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे आएगा -4, यहाँ पे आएगा +10, यहाँ पे आएगा -6, +-6 मतलब -6, राइट, और फिर यहाँ पे आएगा 4 अगेन. एंड इफ यू जस्ट ऐड दिस कंबाइन टुगेदर, तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे केयरफुली तो क्या मिलेगा हमको, तो देखो ठीक से, दिस +10 and -10 gets cancelled and we are left with this 4 only. So we can just say that this 4 Newton meter is going to be the net torque acting on this whole rod here. And what does it mean? Net torque is going to be 4 Newton meter, and that is also positive, right? ये positive है. इसका मतलब क्या हुआ
जब नेट टॉर्क पॉजिटिव है तो दैट मीन्स द रॉड विल रोटेट 100%, the rod will rotate, but in which direction? It will rotate in the anti-clockwise direction. Okay, so what is the answer? Net torque is, magnitude of this net torque is plus 4 Newton meter. Okay, ये सबसे पहला आंसर हो गया. What about the direction? Direction के बारे में क्या बोलेंगे? Torque का direction क्या कहेंगे? Will you say that the torque is directed in the anti-clockwise direction? No. We have to say that the torque is directed outwards, outwards of the plane of the paper. Okay, according to the right hand rule. राइट हैंड रूल मतलब अगर सपोज हमारे राइट हैंड के फिंगर्स जो है वो अगर हम इस डायरेक्शन में अगर टर्न करते हैं तो थंब कौन सा डायरेक्शन देता है? आउटवर्ड डायरेक्शन देता है, आउटवर्ड डायरेक्शन. सो इसलिए हमको ये कंसीडर करना है कि द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क हियर इज गोइंग टू बी आउटवर्ड्स, नॉट नॉट सिंपली एंटी क्लॉकवाइज. ओके, एंटी क्लॉकवाइज ये कोई डायरेक्शन तो है नहीं. डायरेक्शन के लिए हमको आउटवर्ड लिखना होगा. ठीक है, याद रखो ठीक से, आउटवर्ड्स. Yes. And will the rod rotate? Yes, rod will rotate definitely. And which direction? The rod will rotate in anti-clockwise direction. Okay. तो ये चारों क्वेश्चंस के आंसर हमने यहाँ पे कर दिए. बिल्कुल. Yes, above the plane मतलब outwards out of the plane. ये प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में. उसको इमेजिन करो, अभी वो 3 डायमेंशन है, दिखा नहीं सकते उसमें, यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखा सकते. जैसे तुमको पता था ना कि अगर सपोज ये रॉड के डायरेक्शन में, जो ये रॉड सपोज है, इमेजिन करो, सपोज मैं एग्जांपल देके तुमको एक्सप्लेन करता हूँ. मान लो रॉड जिस प्लेन में है या जिस डायरेक्शन में है उसको हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे. ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस. वी कैन जस्ट ड्रॉ इट हियर. दिस इज आवर एक्स एक्सिस. ओके, दिस इज योर एक्स एक्सिस. Now the y-axis can also be drawn here in the plane only. इस प्लेन में ये हम यहाँ पे y-axis ड्रॉ कर सकते हैं. बिल्कुल, this is your y-axis. Now where is the z-axis? ये अगर x-axis है, ये अगर y-axis है, तो z-axis किधर होगा? जरूर इन दोनों को परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे होगा कि नहीं? इमेजिन करो इसको ठीक से. तो ये जो z-axis है, this z-axis will be the direction of the torque. Remember, and out of these 3 axes, each one of these 2 is perpendicular. Every one is perpendicular to the other. तो ये x axis जो है इस y axis को perpendicular है. बिल्कुल, ये x axis z axis को भी perpendicular है. यहाँ पे भी right angle बनता है. यहाँ पे imagine करो ठीक से. This is a right angle once again here. And even z axis और y axis ये भी एक दूसरे को perpendicular है, एक दूसरे को इस तरह से. ये देखो, this is also a right angle here. No doubt. So in this way, all these 3 axes are just perpendicular to each other, and the torque here is going to be in the direction of z axis here in this case. याद रखो ठीक से, torque कौन से डायरेक्शन में रहने वाला है? What is the direction of the torque in this case? It is going to be the direction of z axis here. Okay, that means इस रॉड को तो परपेंडिकुलर रहेगा ही रहेगा, बट रॉड जिस प्लेन में रोटेट हो रहा है उस प्लेन को भी परपेंडिकुलर रहेगा. अगर इस रॉड को हम रोटेट करेंगे तो ये रॉड रोटेट कैसे होगा? ऐसे होगा कि नहीं? इसी प्लेन में रोटेट हो रहा है कि नहीं? ये रोटेट होना ये प्लेन में हो गया, बट ये जो टॉर्क जो है वो टॉर्क इस प्लेन को ही परपेंडिकुलर है इस तरह से. सो दिस टॉर्क इज गोइंग टू बी जस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द रॉड एंड रोटेशन. मतलब इस रोटेशन जिस प्लेन में ये रॉड रोटेट हो रहा है उस प्लेन को ही वो परपेंडिकुलर होगा. बिल्कुल. So this is the answer. Let us do one more question to make these concepts clear. Yes, imagine a square here. एक स्क्वायर है, इमेजिन करो यहाँ पे ठीक से. और सपोज इस स्क्वायर के ऊपर अलग अलग फोर्सेस काम कर रहे हैं. ओके, वन फोर्स इज एक्टिंग on this square, suppose in this direction.
इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है, देखो ठीक से। द सेकेंड फोर्स इज एक्टिंग एट दिस F2, you can call it as F2, F1 here, okay? इसको हम बोल देंगे F1, no doubt. The second force we can just have to be acting on this rod or this box in this direction here. We can just call it as F2 here. इसको हम बोल देंगे F2, no doubt. Yes. The third force here is just inclined at an angle 30 degree and acting at this point here. तो यहाँ पे वो काम कर रहा है और वो एक्चुअली 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये एक्चुअली 30 डिग्री है, ठीक है। दिस फोर्स एक्चुअली कॉल्ड एज F3, we can say. Okay, and the one more force is acting at this midpoint here. तो यहाँ पे एक midpoint पे ये force काम कर रहा है, चौथा force, उसको हम बोलेंगे F4. But actually it is acting at an angle 60 degree with this surface here. Yes, so this is the force F4 we can say. And चलो ठीक है, all these are the forces acting on this whole rod, whole box in this way. And suppose this is the fixed point actually, okay? ये चलो ये जो है ये suppose हमारा fixed point है, okay? O we can say, O is going to be the fixed point, and we want to find out, and this distance here is denoted by L by 2. Suppose ये जो distance है ये actually L by 2 है, and L is the length of the square. ये जो पूरा square है उसका length L है, every side is L. ये भी L है, ये भी L है। वो तो स्क्वायर होने की वजह से सभी साइड्स इक्वल ही होंगे उसके, नो डाउट। सो कैन जस्ट कंसीडर देम लाइक दिस, ओके। Now the question here is that what is the net torque acting on this whole system in terms of F1 and L here? Yes, how will you find out? Remember this is the fixed point here, okay? ये जो point है, इस point के about ये पूरा जो system है वो rotate होने वाला है। O is the fixed point. O point पे उसको हमने fix करके रखा है, मतलब अगर वो rotate होगा भी तो भी इस O point कभी नहीं हिलेगा, O point fixed रहेगा. So this whole rod can, whole box can rotate in anyways, either anti-clockwise or clockwise, but O will remain the fixed point. So we want to find out the torque about the point O only. Yes, how will you find it out? So what is the torque exerted by F1? Can you tell it in the chat box? Chat में बोल सकते हो? I will just expect the answer from you in the chat box. What is the torque exerted by F1? What do you think? We can call it as Tau1 here. Okay. See here, एक simple सी बात यहाँ पे देखो कि F1, the force F1 here is actually passing through the fixed point, right? और कल ही मैंने बताया था कि जब भी फोर्स जो है वो फिक्स्ड पॉइंट में से पास होता है तो वो फोर्स कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता। ये समझ सकते हो ठीक से? ये ऐसे ही हो गया जैसा कि हमने ये फिक्स पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करके रखा है और उस फिक्स पॉइंट को ही हम पुश कर रहे हैं।
This fixed point is not at all going to get pushed. ये फिक्स पॉइंट जो है उसको फिक्स्ड इसीलिए बोला जाता है कि वो हिलने वाला नहीं है। और अगर कोई भी टॉर्क, अगर कोई भी फोर्स अगर उस पॉइंट में से अगर काम करता है, उस पॉइंट में से अगर पास होता है, तो वो फोर्स, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी अगर हम निकालेंगे ना, ये देखो यहाँ पे ठीक से, if you just try to find out the perpendicular distance of this force from this fixed point here, then it will remain zero, because ये जो डिस्टेंस है वो कुछ भी नहीं मिलेगा, हमको जीरो ही मिलेगा, क्योंकि ये फोर्स जो है वो खुद ही इस फिक्स पॉइंट में से पास होने वाला है। तो जब ऐसा होता है तो इट प्रोड्यूसेस जीरो टॉर्क हियर इन दिस केस। इवन अगर सपोज यहाँ पे भी अगर एक फोर्स अगर काम कर रहा होता, ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर एक फोर्स काम कर रहा होता इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सपोज इस पूरे इसके ऊपर, तो उसका भी अगर लाइन ऑफ एक्शन देखते हो ठीक से, तो इट विल बी पासिंग थ्रू दिस फिक्स्ड पॉइंट ओनली, एंड इन दैट केस इट विल जस्ट बी प्रोड्यूसिंग द टॉर्क जीरो। रिमेंबर, तो जितने भी सारे फोर्सेस इस फिक्स पॉइंट के ऊपर काम करेंगे, यहाँ पे भी अगर कोई फोर्स इस तरफ काम करता तो वो भी एक जीरो टॉर्क प्रोड्यूस करता था, यहाँ पे भी अगर कोई फोर्स काम करता तो वो भी जीरो टॉर्क प्रोड्यूस करता था। सो द टॉर्क विल बी जीरो on when the force is passing through the fixed point itself. Remember that this torr1 is going to be zero. Have you understood this? Okay, torr1 is going to be a big zero just because the force F1 is just passing through fixed point. ये जो force F है, F1 जो है वो fixed point में से ही pass हो रहा है, उसको हम O बोल सकते हैं, O point में से ही वो pass हो रहा है, इसीलिए ये जो torr1 है it is going to be zero. चलो ठीक है. What about F2? Can we say how much is the torque exerted by F2 here? If you just carefully see, this is the fixed point. बाकी सब भूल जाओ, ये F2 जो सिर्फ याद रखो यहाँ पे, और F2 कितने डिस्टेंस पे है इस O से, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखो. So we'll just try to extend the line of action of this F2 here. तो इस F2 किस लाइन पे है, वो लाइन अगर हम एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, तो वो लाइन यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, देख रहे हो, L इतने डिस्टेंस पे है, राइट. तो इसलिए ये L जो हमारे पास है, ये L एक्चुअली हमारा क्या बनेगा, इट विल बिकम द मोमेंट आर्म फॉर दिस फोर्स F2 हियर. तो F2 के लिए ये मोमेंट आर्म बनेगा, जिसके कारण हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि द torque 2 here, the torque produced due to the force F2 here will actually be L into F2 here. Remember, L into F2, just it is correct. Okay, now we can just talk about this F3 now here. अभी F3 को क्या करेंगे, अगर हम सपोज इस F3 को अगर एक्सटेंड करते हैं और F3 का लाइन ऑफ एक्शन अगर देखते हैं, तो it will be something like this. So it will be at this distance, और उसका अगर हम डिस्टेंस निकालने के लिए अगर ट्राई करते हैं, ये देखो इस लाइन का डिस्टेंस कितना है ये फिक्स्ड पॉइंट से, तो वो अगर हम निकालने के लिए ट्राई करते हैं, तो उसके लिए हमको यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, और वो जो परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो हमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा. विल इट बी वेरी इजी और डिफिकल्ट? ये डिस्टेंस ढूंढ पाना क्या वो इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हम समझ सकते हैं. तो इस यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिस मेथड विल नॉट वर्क एक्चुअली. सपोज दैट दिस फोर्स इज एक्टिंग एट मिड पॉइंट हियर, तो ये जो फोर्स है वो एक्चुअली मिड पॉइंट पे काम कर रहा है. Yes, okay. That means this force is actually acting at the midpoint of the square. तो स्क्वायर के मिड पॉइंट पे वो काम कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, देखो इफ यू जस्ट केयरफुली सी, देन दिस डिस्टेंस विल एक्चुअली बी L/2 वंस अगेन. ओके, यहाँ से लेके डिस्टेंस जो यहाँ तक का है वो भी एक्चुअली L/2 ही रहने वाला है. Okay, now the question here is that how will you find out the torque exerted by this force F3 here? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो we will just resolve this F3 in two components. अभी इसमें एक बात चेक करो कि अगर इस F3 को हम उठा के यहाँ पे भी लेके जाते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है,
But remember that this force F3 have to be resolved into two components, one of which will be perpendicular to L2, L by 2, and other one will be parallel to L by 2. And we have to skip the parallel component and consider the perpendicular component only. So let us resolve this F3 into components, and one of which will be along this line here. ये जो line है ये उसका एक component बन गया. चलो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे, this component here will actually be called as F3 cos 30. Do you agree with this? This component here will actually be called as F3 into cos 30. Yes. Okay. F3 into cos 30. But if we just resolve this F3 in that another component, अगर दूसरा component उसका consider करते हैं, so it will be actually vertical one, which is passing through this point here, and it will be vertical like this. Okay. So now if we just say this this component here, जो vertical component यहाँ पे है, वो कितना होगा? तो उसको बोल सकते हैं आराम से, it will be F3 into sin 30. Correct है? F3 into sin 30. Yes. Now we can just say that this F3 sin 30 is already perpendicular to this line. In other words, it will be perpendicular to this line also. If we just extend this F3 sin 30 here and just have this extended line here in this way, तो ये जो line है तो वो इस origin से कितना distance पे है? जरूर L by 2 distance पे है, जो कि ये भी तो L by 2 ही तो है ना, ये distance और ये distance सेम ही रहने वाला है. तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो F3 sin 30 component जो है उसका हमको perpendicular distance ढूंढना है और उसको multiply कर देना है, जिससे हमको torque मिल जाएगा. So torque 3 actually will be equal to L by 2, that is its moment arm, that is multiplied by F3 into sin 30. Correct है? So this F3 into sin 30 will be actually the component, and hence we can just get this torque will be L by 2, and that is multiplied by F3 into sin 30. What is sin 30? We know that it is half. So it will be actually half multiplied by L by 2 becomes L by 4, and hence L by 4 into F3 will actually be the final torque, which is exerted by this third force here, that is F3 here. Okay, let us talk about this F4 now. अभी F4 के बारे में क्या बोल सकते हैं? अभी फिर से एक बार हम ये चेक कर सकते हैं आराम से कि F4 का अगर हम लाइन ऑफ एक्शन देखते हैं ठीक से, तो ये रहेगा, ये रहा उसका लाइन ऑफ एक्शन. Just we can see carefully. The line of action of this force can be drawn like this. And if we just try to draw a perpendicular on this line of action from this fixed point here, then this distance is not very easy to find out. ये जो distance है, ये कोई बहुत easy नहीं है find करने के लिए. But we can just try another method here. यहाँ पे हम अभी फिर से दूसरा method हम try करेंगे. That is to resolve this F4 also in two different components. So if we just try to resolve this F4 in two different components, one of which will be along this line, which we can call it as F4 cos 60. ठीक है, इसको हमको क्या बोलना होगा? ये बन जाएगा हमारा F4 into cos 60. Okay, F4 cos 60. No doubt. And if we just see the another component here, then it will be like this, in this way here, and this component here, another component here, can be actually called as F4 into sin 60 actually. So this is actually going to be F4 into sin 60. Yes, and then now we can just try to find out the line of action of this F4 sin 50 and have the perpendicular distance of this force from the fixed point, which is L by 2 once again here. And hence in this case also we can just get the torque 4. तो यहाँ पे fourth force जो है F4, उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो टॉर्क है torque 4, which can be written to be simply L by 2 once again into the component of the force which is perpendicular to this L by 2, which is F4 into sin 60 in this case. Getting this? And then we can just be able to solve this further and get this as L by 2 times of F4 into sin 60, where sin 60 is nothing but root 3 by 2, we know already.
So if we just multiply these together, then we can just get that √3 by 4 into L into F4. This will be the torque produced by the fourth force, F4 here. And then we can just add all these torques combined together, and then we can just be able to get the final net value of the torque. But what about the direction? How will you find out the direction? डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्विस्टिंग है. देखो ठीक से, फिर से हम यहाँ पे ये प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे in order to find out the direction. See here, suppose that if we just see this protractor and keep it at the fixed point here, तो इसको हम यहाँ पे fixed point पे लेके जाते हैं. ये fixed point है. Okay, just check whether this force F1, this force F1 is turning this rod box or not. It's not turning at all. This because this force F1 here is just acting along the fixed point. तो ये फिक्स पॉइंट के डायरेक्शन में काम कर रहा है. तो इस डायरेक्शन में तो ये बॉक्स रोटेट होने वाला ही नहीं है, कितना भी फोर्स अप्लाई करो. तो दिस F1 फोर्स इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी टॉर्क, नो डाउट. बट नाउ इफ यू जस्ट थिंक अबाउट दिस F2 हियर, तो F2 के बारे में अगर सोचते हो ठीक से, सॉरी, सो इफ यू जस्ट टॉक अबाउट F2 हियर, तो ये जो F2 है यहाँ पे, ये पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे F2 काम कर रहा है. सो इफ यू जस्ट सी केयरफुली, दिस F2 विल बी one component of F2. If you just resolve it carefully, then one component of F2 will just be acting at right angles to this moment arm here. एक component F2 का इस डायरेक्शन में काम करेगा और F2 का दूसरा component इस डायरेक्शन में काम करेगा. भले हमने रिजॉल्व नहीं किया है उसको, but if we just resolve it in these two components, then this component will just try to rotate it in this direction, which is called as the anti-clockwise actually. बिकॉज ये जो F2 का जो ये कंपोनेंट है, वो इसको यहाँ पे इस डायरेक्शन में, मतलब कौन सी डायरेक्शन में, देखो ठीक से, इस फोर्स को इस डायरेक्शन में वो टर्न करके ही रहेगा. ठीक है, इट विल जस्ट ट्राई टू टर्न इट इन दिस डायरेक्शन हियर, राइट. तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं. सो वी कैन जस्ट कंसीडर दैट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय F2 हियर इज गोइंग टू बी नेगेटिव. बोल सकते हैं ऐसा, torque produced by F2 is going to be negative. तो यहाँ पे ये माइनस साइन, सॉरी पॉजिटिव, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा. सो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा, नो डाउट. इफ यू जस्ट टॉक अबाउट दिस F3 नाउ, तो अगर F3 के बारे में बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे हम ये लेके आते हैं हमारा प्रोट्रैक्टर, और देखो यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे ये F3 काम कर रहा है, बिल्कुल. लेकिन F3 को हमने दो कंपोनेंट्स में ऑलरेडी रिजोल्व करके रखा है, जिसमें से एक कंपोनेंट एक्चुअली इस तरफ और इस तरफ काम कर रहा है. बट इफ सपोज वी जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व दिस F3 इन टू कंपोनेंट्स, वन ऑफ विच विल बी पैरेलल टू दिस R हियर इन दिस वे. तो इस F3 को अगर हम दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे, जिसमें से एक इस डायरेक्शन में पैरेलल में होगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, करेक्ट है. तो इस डायरेक्शन में काम करने वाला जो कंपोनेंट है, वो इस पूरे बॉक्स को कौन से डायरेक्शन में टर्न करेगा, जरूर हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इट विल जस्ट टर्न इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन हियर. सो दैट क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी कैन जस्ट हैव दिस हियर. तो ये जो F3 फोर्स है, वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करने के लिए काम करेगा इस तरह से. ठीक है, सो इस तरफ काम करने वाला फोर्स जो है, इस डायरेक्शन में टर्न करने वाला जो फोर्स है, उसको हमको क्या बोलना होगा, नेगेटिव बोलना होगा. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो फोर्स काम करता है या टॉर्क काम करता है, उसको हमको नेगेटिव बोलना होगा. So the torque produced by this F3 here will actually be negative, and hence negative sign will be placed at this tau 3 here. Sorry, okay, ये negative sign इसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा. तो this is minus, and this is also minus, no doubt. And if we just talk about this F4 now, okay, तो F4 के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो पता चलेगा कि ठीक से यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गया प्रोट्रैक्टर और ये यहाँ पे आ गया F4. ओके, F4 का एक कंपोनेंट ऑलरेडी हमको दिख रहा है कि इट इज जस्ट टर्निंग दिस रॉड इन दिस डायरेक्शन हियर. तो इस रॉड को वो इस डायरेक्शन में टर्न करने वाला है, जिसको फिर से एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है. तो इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करने वाला टॉर्क हमेशा पॉजिटिव गिना जाता है, तो इसलिए उसको हम पॉजिटिव गिनेंगे.
और यहाँ पे उसको बोल सकेंगे कि इस टॉर्क 4 is going to be positive once again here. So this will also be positive, and hence the final answer is also positive. But this is going to be negative here. So ये देखो, ये दो टॉर्क पॉजिटिव है और ये एक अकेला टॉर्क नेगेटिव है, जिसका एडिशन जब हम करेंगे तो वो जो भी आएगा, अगर पॉजिटिव आया तो this whole box will just turn into anti-clockwise direction. But if it's supposed to be negative, it turns up to be negative, then we can just say that the whole box will turn in the clockwise direction. और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उस केस में जो टॉर्क है, it will be acting outwards into the out of the plane of the figure. But if it suppose comes out to be negative, then we'll say that the torque is acting in the inward direction into the plane of the figure. ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर की तरफ, ठीक है, इस अंदर की तरफ वो टॉर्क काम करेगा, ये हमको समझना होगा अच्छी तरह से, ठीक है. So these are some examples in which we can understand in a better way how the torque is defined and how it is to be used. How to use the concept of torque in numericals. You have to be fluent in this case. तो ये दो examples समझने के बाद, I think that you will be sufficiently confident that you will be able to use the concept of torque effectively in the numericals. Okay, hope so. And just try to solve more and more examples based on this. ठीक है, तो टॉर्क फाइंड करने के टाइप के बहुत सारे जो एग्जांपल्स है, तो वो सॉल्व करने के लिए ट्राई करो. आई विल जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो. मतलब ये जो हमारा जो ऐप का जो चैट होता है, तो उसके अंदर भी मैं कुछ क्वेश्चंस, टॉर्क फाइंड करने के कुछ क्वेश्चंस उसमें डाल दूंगा. सो जस्ट ट्राई करना उनको, और उसमें से जो भी नहीं आते हैं वो चाहिए तो वहाँ पे पूछ सकते हो आराम से, या उसके साथ में एक वीडियो भी डाल दूंगा जिसके अंदर उसका सॉल्यूशन भी होगा, नो डाउट. चलो ठीक है, सो लेट अस स्टॉप दिस लेक्चर हियर. थैंक यू ऑल ऑफ यू.